Hey guys, welcome back to Night Fort Chess and welcome to the video The Complete French Defense. Guys, आज की ये वीडियो बेस्ड है ओपनिंग पे और हम देखेंगे फ्रेंच डिफेंस जो कि ब्लैक से ब्लैक अपने रेपोटायर में इंक्लूड कर सकता है किंग्स पॉन ओपनिंग के अगेंस्ट। सो ये जो ओपनिंग है ये काफी काउंटर इंट्यूटिव होती है एंड ब्लैक पहले वाइट को अपना सेंटर बनाने देता है एंड देन हिट करता है सेंटर में। सो वाइट के पास थोड़ी स्पेस एडवांटेज भी किसी किसी वेरिएशन में रहते हैं और कभी पोजीशन क्लोज हो जाती है, कभी सेमी ओपन, कभी टोटली ओपन पोजीशन रहती है। तो हम यहाँ पे फ्रेंच डिफेंस के सभी वेरिएशंस को इंक्लूड करेंगे। दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल एंड इंस्ट्रक्टिव। सो अगर आपको कंटेंट पसंद आए सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। आइए स्टार्ट करते हैं। So guys, when white starts with the kings on opening e4, black responds e6 and black जैसे कि मैंने अभी कहा था कि white को वो d4 भी करने दे रहा है, यानी कि सेंटर पे कंप्लीट कंट्रोल करने दे रहा है। But then on the next move, on the very second move, black responds d5, hitting the e4 pawn, the central e4 pawn. This structure is called French defense. और गाइज यहाँ पे व्हाइट के पास कुछ ऑप्शंस हैं कि वो गेम को किस तरह से आगे बढ़ा सकता है। नेचर ऑफ द गेम क्या हो सकता है, जैसे कि पहला ऑप्शन है व्हाइट के पास में कि वो सिंपल d5 को एक्सचेंज कर सकता है और यहाँ पे इस वेरिएशन को हम कहते हैं एक्सचेंज फ्रेंच डिफेंस वेरिएशन। एक्सचेंज वेरिएशन है जिसमें व्हाइट ने एक्सचेंज कर लिया है। गाइज अगर यहाँ पे हम देखें तो व्हाइट के पास थोड़ा सा, क्योंकि सेंटर कंट्रोल है, तो व्हाइट प्रेस अगर करना चाहे यहाँ पे, सो दिस इज नॉट द आइडियल वे टू प्रेस एंड दिस इज नॉट द आइडियल वे। लेकिन काफी पॉपुलर है। एक्सचेंज वेरिएशन भी बहुत से प्लेयर्स खेलते हैं एंड देयर विल बी अ बिग फाइट फॉर व्हाइट एंड ब्लैक बोथ। तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज है। सेकंड ऑप्शन व्हाइट के पास है कि व्हाइट यहाँ पे अपनी पॉन को एडवांस कर सकता है, पुश कर सकता है और ब्लैक के कैंप में बेसिकली एंटर किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट हैज द स्पेस एडवांटेज और इस वेरिएशन को हम बोलते हैं एडवांस वेरिएशन। यहाँ पे मेन स्ट्रेटेजी डार्क स्क्वायर प्ले की है। आप देख सकते हैं डार्क स्क्वायर पे काफी अच्छा प्ले यहाँ पे जनरेट हो सकता है किंग साइड। द थर्ड ऑप्शन फॉर व्हाइट इज टू डिफेंड द पॉन ऑन e4 और पॉन को डिफेंड करने के लिए भी उसके पास कुछ पॉसिबल मूव्स हैं, जैसे कि नाइट c3, जैसे कि नाइट टू d2 और बिशप d3 भी एक ऑप्शन है। बट ऑब्वियसली जैसा कि कहा जाता है कि ओपनिंग में हमें नाइट्स को पहले डेवलप करना चाहिए बिफोर बिशप्स, अनलेस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, क्योंकि बिशप्स के पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं डेवलप करने के और नाइट के पास जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम कम ऑप्शंस होते हैं। सो दैट्स व्हाई नाइट c3 और नाइट d2 आर वेरी लॉजिकल। लेकिन बिशप d3 भी एक साइडलाइन है इसमें जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं गाइस एक्सचेंज वेरिएशन में। सो एक्सचेंज वेरिएशन में आप देख सकते हैं कि पॉन स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर एंड व्हाइट ने यहाँ पे ओपनिंग में कुछ प्रेस नहीं किया है, जैसे कि स्पेस नहीं ले रहा है या कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फाइट काफी अच्छी हो सकती है। ई फाइल पे यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश है व्हाइट और ब्लैक दोनों की, और जो पहले कंट्रोल जनरली लेता है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशिएटिव मिल जाता है, बट इट डिपेंड्स प्योरली ऑन द सिचुएशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट टू f3, बिशप टू d3, ये सारे पॉसिबल स्क्वायर्स है किंग साइड को डेवलप करने के। और साथ ही यहाँ पे एक और वेरिएशन पॉसिबल है जिसमें व्हाइट c4 पुश करके सी पॉन को एक्सचेंज कर सकता है d5 से, विच लीव्स दिस पॉन आइसोलेटेड। तो ये भी एक पॉसिबल है, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ द प्लेयर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं आपको एक वेरिएशन जरूर बताना चाहूंगा, नाइट टू f3, बिशप टू d6
एंड C4, जैसा कि मैंने आपको बताया, आइसोलेटेड क्वींस पॉन, एंड आफ्टर टेक्स ऑन C4, बिशप टू C4, नाइट टू F6। तो ये पॉसिबल सिनेरियो है जहां पे व्हाइट के पास आइसोलेटेड क्वींस पॉन है। आइसोलेटेड क्वींस पॉन की थ्योरी गाइस अगर आपको नहीं पता है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि ये क्योंकि अपनी बाकी पॉन से डिस्कनेक्टेड है, and this is exposed on the D file, which is half open file for the black, तो ये पॉन थोड़ी सी वीक हो सकती है एंड गेम में। बट मिडिल गेम में यहाँ पे फाइल्स का फायदा उठाया जा सकता है वाइट के द्वारा, और इसके आगे वाले स्क्वायर पे जिसका कंट्रोल रहेगा वो जनरली यहाँ पे इस पोजीशन में सक्सीड हो जाता है। दिस इज आइसोलेटेड क्वींस पॉन थ्योरी, बट कभी कभी ये इनिशिएटिव लेने के लिए ये पॉन सैक्रिफाइस भी की जाती है। तो इट्स अ डबल एज सिचुएशन जिसमें व्हाइट आइसोलेटेड क्वींस पॉन के साथ में प्ले कर रहा है एंड ब्लैक विल हेड फॉर द एंड गेम। ब्लैक चाहेगा कि पीसेस का एक्सचेंज हो जाए जिससे कि ये पॉन एंड गेम में वीक हो जाए। इसके अलावा अगर कोई प्लेयर आइसोलेटेड क्वींस पॉन नहीं खेलना चाहता है, then there is a simple possibility to develop pieces like this, and black can also play knight f6 which is symmetrical structure। लेकिन यहाँ पे ब्लैक के पास knight e7 की एक पॉसिबल मूव है जहां पे ब्लैक इज एमिंग फॉर बिशप टू f5, ट्राइंग टू एक्सचेंज दिस बिशप और ट्राइंग टू चैलेंज दिस बिशप, कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ब्लैक जब भी यहाँ पे शॉर्ट कैसल करेगा तो व्हाइट इज directed towards the h7 pawn. So there is a possibility like castle, castle, and then after knight to c3, black can play, like black can try bishop f5 after playing to c6 or maybe knight c6, bishop f5 को ट्राई कर सकता है। इसके अलावा गाइस एक पॉसिबल सिनेरियो यहाँ पे ये है कि व्हाइट अगर h7 पे सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचे अभी, जिसको हम ग्रीक सैक्रिफाइस बोलते हैं, ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस, तो वो करना अभी ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। दिखने में ऐसा लग रहा है कि H7 पे अटैक हो रहा है एंड यहाँ पे एक परफेक्ट सिचुएशन बन रही है जिसमें ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस हम दे सकते हैं, बट दिस इज ऑब्वियसली वेरी बैड। बिशप कैन कम टू F5। तो ये एक बेसिक पैटर्न है, शायद फ्रेंच डिफेंस बताते हुए ये कोई इंक्लूड ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल वे में आई सॉ सम प्लेयर्स कि वो इसमें फंस गए हैं, तो उन्होंने ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस दे दिया और देन ऑब्वियसली वो एक इंफीरियर पोजीशन में फॉल हो गए। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि ये सैक्रिफाइस ऑब्वियसली गलत है। यहाँ पे बिशप कैन इजिली कम ओवर हियर। जनरली ये सैक्रिफाइस तब सही होता है जब व्हाइट की E5 पे कोई पॉन हो एंड दिस बिशप इज यहाँ से नहीं आ सकता। जैसे कई बार B7 से डेवलप करते हैं कुछ वेरिएशन में, मैं आपको बताऊंगा आगे, तो उसमें वो पॉसिबल होता है। सो गाइस एक्सचेंज वेरिएशन में ज्यादा थ्योरी नहीं है, आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल वेरिएशन है, बट देयर विल बी अ लॉन्ग फाइट। ओके, अब हम बात करते हैं एडवांस वेरिएशन की। एडवांस वेरिएशन में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कि डार्क स्क्वायर, जैसे मैंने आपको कहा था किंग साइड पे डार्क स्क्वायर आर वीक फॉर ब्लैक, तो व्हाइट विल एम फॉर दैट एंड ब्लैक विल ट्राई टू काउंटर this d4 square. So the main line goes like this: c5 hitting the pawn on d4, because ये एक छोटी सी pawn chain है, and the e6 d5 ये f7, ये जो pawns हैं ये interlocking pawns हैं जो white की pawns को interlock कर रही है। So black is trying to hit the d4 pawn जिससे कि वो pawn chain को weak कर सके। White extends the pawn chain and after knight to c6, knight to f3, queen to b6, ये एक वेरिएशन है यहाँ पे एडवांस फ्रेंच का। और यहाँ पे व्हाइट के पास में कुछ ऑप्शंस है लाइक बिशप e2 विद आइडिया ऑफ शॉर्ट कैसल, और एक गाइस गैम्बिट लाइन है यहाँ पे बिशप टू d3। अब आप बोलेंगे कि कौन सी गैम्बिट लाइन है, यहाँ पे बेसिकली टेक्स टेक्स ऑन d4 एंड नाउ बिशप टू d7। सो यहाँ पे
जरूर ये ट्रैप इंक्लूड करना चाहिए कि what will happen after knight takes pawn, because there are two attackers and there is only one defender, हमें दिख रहा है. लेकिन capture on d4 is a big mistake for black because queen is actually potentially defending on the d4 square. तो अगर यहाँ पे black इसको capture करेगा, then after knight takes knight, black will lose the piece because knight is untouchable due to the discover attack on b5 on the queen. Bishop b5 check, and after bishop d7 takes and white will win the queen. तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा. इसलिए guys यहाँ पे after bishop to d3, bishop d7 is the main line. और यहाँ पे gambit line मैंने आपसे कही थी, तो white can castle क्योंकि यहाँ पे वो एक pawn को दे रहा है. So after knight d4, queen d4, white can try knight c3, offering the pawn on e5, one more pawn, which is a very interesting line. और queen e2 भी एक possible case है, with the idea defending the e5 pawn, giving up only one pawn for the development. तो ये दोनों ही लाइंस पॉसिबल है. आप प्रैक्टिस मैच में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा. इसके अलावा गाइज यहाँ पे नाइट a3, नाइट c2 का भी मैन्यूवर पॉसिबल है और कुछ प्लेयर्स ऐसा खेलना पसंद करते हैं. एक और ट्रैप मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा. आफ्टर नाइट टू c6 मैंने देखा है कुछ प्लेयर्स बिशप टू b5 खेल देते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट सो गुड. उसका पहला स्ट्रेटेजिकल रीजन ये है कि व्हाइट का जो लाइट स्क्वायर बिशप है, दैट कैन बी यूजफुल ऑन दिस डायगोनल. तो unless there is a very strong reason, white will not exchange the bishop for the knight. The second reason is tactical one, कि after bishop d7 यहाँ पे actually black का एक threat बन जाता है, which is knight takes e5. For example, knight f3 and black can play knight e5. So this bishop is hanging, and so if you take the knight, then bishop will take the bishop, and black will be up a pawn. And if bishop takes bishop, then obviously knight will recapture, and which leaves black a pawn up. तो ये गाइस हमने एडवांस वेरिएशन के बारे में बात की थी. अब हम देखते हैं नाइट c3 वेरिएशन, नाइट d2 वेरिएशन, which is हाईली पॉपुलर क्योंकि व्हाइट का एक एम है यहाँ पे डेवलपमेंट का. और नाइट c3 और नाइट d2 में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि नाइट c3 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिशप टू b4, which is not in the case of knight d2. Obviously यहाँ पे bishop b4 इतना सही मूव नहीं है because white can block the way with c3 gaining a move. So after knight c3, bishop b4 is possible, which is not possible in knight d2. लेकिन knight c3 चलने से आपके bishop और queen को स्पेस मिलती रहेगी जो कि knight d2 में थोड़े से पैसिव दिखाई देते हैं. बट एनीवेज नाइट c3 के बाद में ब्लैक के पास यहाँ पे मेनली थ्री वेरिएशंस होते हैं. वन इज टू टेक द पॉन, इसको हम रूबिनस्टीन वेरिएशन कहते हैं, which generally leads to the open game. इसके अलावा knight to f6, which is obviously the classical variation, and white can try e5, knight d7, f4, c5, bishop to knight to f3, knight c6, bishop to e3 is the line, and now queen b6, and white can try queen d2 and a3 both. So you can pause the video and you can again watch this variation if you want. And the third variation is bishop to b4, which is Vinover variation, which is highly popular. और यहाँ पे obviously black is pinning the knight on c3, तो again यहाँ पे e4 पे threat बनता है. So the main line is e5, लेकिन यहाँ पे कुछ players bishop d3 भी खेलते हैं और कुछ players bishop d2 भी खेलते हैं, जिसमें वो अपनी एक pawn को ऑफर कर रहे हैं after exchanging this. But the thing is that white has the bishop pair in the open game, which are looking dangerous, और e4 pawn को target किया जा सकता है. So knight e2 भी एक possible case है जहां पे again अगर you know something like अगर टेक्स करता है तो अगर ऐसा कुछ वेरिएशन बनेगा तो व्हाइट के पास बिशप पेयर रहेगा ओपन गेम में.
सो बिशप टू b4, e5 इज द मेन लाइन. इसके अलावा so after e5 black can play c5, a3 and takes, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने अपना एक्सचेंज किया है बिशप नाइट से, लेकिन व्हाइट की पॉन स्ट्रक्चर में कुछ वीकनेस है. c3 एंड c2 स्क्वायर्स आर वीक, और क्वीन साइड का पॉन स्ट्रक्चर विन किया है, बट किंग साइड पे व्हाइट के पास स्पेस है. परफेक्ट गेम फॉर इम्बैलेंस. काफी अच्छा प्ले है यहाँ पे, और बहुत सारी लाइंस है. फॉर एग्जाम्पल knight e7, queen c7 is also one of the move orders. knight e7, इस पे आप knight f3 भी खेल सकते हैं, and a4 is also possible. h4 is also even possible, and queen g4 is very interesting, hitting the g7 pawn, जिसमें कैसल करना थोड़ा सा डेंजरस है ब्लैक के लिए. g6 अगर ब्लैक ट्राई करेगा तो भी वो डार्क स्क्वायर बहुत वीक कर रहा है, और ऑलरेडी ब्लैक ने अपना डार्क स्क्वायर बिशप एक्सचेंज कर लिया है, तो डार्क स्क्वायर उसके काफी वीक हो जाएंगे. सो यहाँ पे एक गैम्बिट लाइन है पॉइजन पॉन के लिए, जिसमें ब्लैक डिसाइड कर रहा है अपनी पॉन को गिव अप करने के लिए. क्वीन c7, क्वीन g7, रुक g8, क्वीन h7, एंड नाउ c टेक्स d4. सो ब्लैक व्हाइट ने यहाँ पे दो पॉन्स एक्सेप्ट की है, और ब्लैक ने अभी अभी एक पॉन कैप्चर की है, बट व्हाइट इज अनेबल टू कैप्चर द पॉन because there is a threat of queen c3, a fork on king and rook. So यहाँ पे the line goes like this: knight e2, defending the pawn, and pawn takes pawn. Obviously आप यहाँ पे देख सकते हैं कि queen takes pawn करने पे bishop to f4 is very good for for the players who like to attack. तो टू बिशप्स के साथ में यहाँ पे काफी अच्छी वेरिएशंस बन सकते हैं. After pawn takes, now f4 and knight c6, queen d3, bishop d7, and both are possible, queen c3 and knight c3. ये दोनों ही moves possible है guys. Knight c3 and a6 is the line stopping knight b5. Also यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन कैसल भी यहाँ पे सजेस्ट करता है, और नाइट b5 पे नाइट e5 यहाँ पे इंजन का सजेशन होता है. So obviously after taking this, then this will be a fork, and black will win material. And if knight takes queen, then knight d3 check, bishop d3, and king takes c7 is a position in which again white has bishop pair, but black has some center control, and it's perfectly fine, I think. कमेंट में जरूर बताइएगा इस पोजीशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे. सो विनावर वेरिएशन गाइस काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफी सारे इम्बैलेंसेस हैं. एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूं बिशप a5 की, then white can take the initiative with b4, and after it takes knight b5, and white is aiming for the dark squares left, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. takes check c3, and white is landing on d6. So if bishop c7, then आप चाहें तो यहाँ पे इसको एक्सचेंज करके, और bishop a3, and white is having some open lines on the queen side, तो ऐसा भी खेल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी कैप्चर कर सकते हैं. सो गाइज ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है फ्रेंच डिफेंस का, जिसमें सभी मेन वेरिएशंस मैंने आपको इंट्रो के तौर पे मैंने आपको बताए हैं. अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक वेरिएशन पे सेपरेटली एक वीडियो बनाया जाए. सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन सी यू, बाय बाय.